हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ आरबीआई इन इंडिया, यानी कि रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, सेंट्रल बैंक जो होता है ये कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम की एक ऐसी बॉडी होती है जो ना सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है बट एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आरबीआई जो है ये एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो कि मुंबई में है। आइए जान लेते हैं कि आरबीआई का ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे इस बॉडी की शुरुआत हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर सेटअप हुआ। सबसे पहली बात कि रिकमेंडेशन किसकी थी? यंग कमीशन। कौन सा? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बैंक की फंक्शनिंग के बारे में बताता है। 1935 में ये बैंक ऑपरेशन में आया। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया बैंक नोट्स के इशू को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए, रिजर्व को मेंटेन करना। तीसरे, कंट्री के करेंसी सिस्टम और क्रेडिट्स को ऑपरेट करने के लिए। अब 1926 में रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस की रिकमेंडेशन भी थी। 1935 में रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल को ऑपरेट करना स्टार्ट किया एज प्राइवेट शेयर होल्डर। कितने कैपिटल के साथ? 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन के साथ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? मिस्टर ऑस्कर स्मिथ। और हेड ऑफिस अगर पूछा जाए कि कहां था, तो ये था कोलकाता में। 1937 में क्या हुआ? 1937 में हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। कहां से? कोलकाता से। अभी हमने पढ़ा। 1942 में रिजर्व बैंक सीज टू बी द करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ बर्मा, अब जिसे म्यांमार कहते हैं, बर्मा। 1947 में बर्मा गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर एक्ट करना बंद कर दिया रिजर्व बैंक ने। 1948 में पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंकिंग सर्विसेज देना बंद कर दी गई। 1949 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के अंडर नेशनलाइज कर दिया। कब नेशनलाइज किया? 1949 में। जब कौन सा एक्ट बना? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948। नेशनलाइजेशन के टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? मिस्टर सी डी देशमुख। तो नेशनलाइजेशन के टाइम आरबीआई के गवर्नर थे मिस्टर सी डी देशमुख, और ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर भी थे आरबीआई के। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर 1 अप्रैल 1935 में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट इसकी। तो मार्च 1949 में बैंक पर कंट्रोल, हेड ऑफिस मुंबई में, फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 ईयर के पीरियड के लिए आरबीआई एक्ट के साथ आरबीआई की एक मेन कमेटी बनी, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड में ऑफिशियल डायरेक्टर्स, गवर्नर्स और 4 डिप्टी गवर्नर्स थे। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए। अलग अलग फील्ड से 10 डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अदर्स और 4 डायरेक्टर्स, हर 4 लोकल बोर्ड में से एक को नॉमिनेट किया गया। रिजर्व बैंक के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टॉप पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसे अपॉइंट किया गया अंडर आरबीआई एक्ट 1934। रिजर्व बैंक के लिए सेंट्रल बोर्ड के पास प्राइमरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलग अलग कमेटीज और लोकल बोर्ड्स को स्पेसिफिक फंक्शंस डेलीगेट करता है ये। गवर्नर जो है वो रिजर्व बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव है। सेंट्रल बोर्ड के एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा 4 डिप्टी गवर्नर और रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड के ऊपर 14 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, जिसमें हर 4 लोकल बोर्ड से एक डायरेक्टर को नॉमिनेट किया जाता है। सिर्फ एक ही डायरेक्टर इंक्लूड होता है उसमें। अब 4 तो इस तरह से नॉमिनेट हुए, बाकी बच के 10, क्योंकि टोटल 14 थे। बाकी ये जो 10 बच गए ये अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री, ट्रेड एटसेट्रा। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी होता है आमतौर पर। तो ये बोर्ड में तब तक रहेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का टेन्योर रहेगा। अब रिजर्व बैंक के भी 4 लोकल बोर्ड्स हैं आरबीआई एक्ट के अंडर। वो कहां लोकेटेड हैं? मुंबई में, कोलकाता में, न्यू दिल्ली में और चेन्नई में। अब रैंकिंग के हिसाब से देखो तो सबसे पहले सपोर्ट स्टाफ, फिर असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर,
प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर और लास्ट गवर्नर आएगा। आइए अब जान लेते हैं कि रोल ऑफ आरबीआई क्या है। आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में विच इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाईएस्ट अथॉरिटी। कंट्री के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ साथ कंट्री की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? आरबीआई का। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल करने के लिए यही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज के लिए ये एक एडवाइजर की तरह काम करता है। ये कंट्री को इंटरनेशनल इकोनॉमिक फर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। ये कमर्शियल बैंक्स के लिए एक फ्रेंड की तरह, फिलोसफर की तरह और एक गाइड की तरह काम करता है। कैपिटल मार्केट के साथ साथ मनी को ग्रो करके डेवलपमेंट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, सो आरबीआई इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए भी मार्केट को ये प्रोटेक्ट करता है कि क्रेडिट है वो सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब आरबीआई का फंक्शन क्या रहता है, आइए जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए, और उसके बाद बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सुपरविजन और रेगुलेशन मेंटेन करना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कैश मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करना और करंट और कैपिटल अकाउंट को मैनेज करना, और इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना एटसेट्रा। करेंसी मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया में पेपर करेंसी इशू की जाती है। उसके अलावा 1 रुपी नोट्स के साथ साथ कॉइन्स भी इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके अलावा 1 रुपी नोट्स के साथ साथ कॉइन्स भी इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 1 रुपी नोट्स को फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा साइन किया जाता है। उसके बाद आरबीआई मनी की बेटर मोबिलाइजेशन के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करता है, फाइनेंशियल सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करता है। तो ये था रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। आइए अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमने पढ़ा कितना याद रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया का रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ किसकी रिकमेंडेशन पर? यह अभी हमने पढ़ा, हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई। आरबीआई का नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा काम नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी को देखिए, एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली फंड्स को देना फार्मर्स को, ये आरबीआई का काम नहीं होता, क्योंकि आरबीआई सबसे पहले नाबार्ड को देता है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उसे सबसे पहले दिया जाता है फंड, उसके बाद आगे वो फार्मर्स को देते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि हमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई। आरबीआई का क्या काम नहीं होता, तो ये बाकी सब बैंक ऑफ द बैंक्स इसको बोला जाता है, क्रेडिट कंट्रोलर भी है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन कंट्री, लेकिन ये डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली जो है फंड्स को एलोकेट नहीं करता एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले किसको देता है वो? नेशनल बैंक को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु मिंट्स द कॉइन्स ऑफ इंडिया। मिंट्स का मतलब होता है नोट छापना या कॉइन्स बनाना, तो कौन कॉइन्स बनाता है इंडिया में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ? तो यह हमने पढ़ा था 1949 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, 1949। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ये देशमुख हमने पढ़ा था, सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी, सी.डी. देशमुख। क्वेश्चन नंबर 6 है द गवर्नमेंट पिक्ड अप द एंटायर शेयर ऑफ एसबीआई हेल्ड बाय द आरबीआई अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस। ये एसईबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने उस एसबीआई के शेयर को पिक किया। एसईबीआई क्या होता है? एसईबीआई का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये पिकअप किया गया शेयर, किसका? एसबीआई का शेयर, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, एसईबीआई यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑल्सो सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो हमें पता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और गवर्नर भी रहे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज नॉट सिचुएटेड। नॉट सिचुएटेड पूछा है, तो ये न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल
मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में हमने पढ़ा है, तो बेंगलुरु इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज एस्टेब्लिश्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश किया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, IGIDR, बिल्कुल ये किया हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ये भी किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM, तो ये भी किया हुआ है। मतलब ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही आरबीआई ने इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश किए हुए, तो इसलिए ये ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सा वर्ड यूज नहीं होते, ब्लू चिप, तो ब्लू चिप ऑप्शन नंबर डी है, तो ये करेक्ट होगा इसका। अब नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इफ आरबीआई कंडक्ट्स द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो क्या इम्पैक्ट होगा कैश रिजर्व पर, कैश डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो एक और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।